नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पहले जहां थे वहीं वापस आ गए हैं। बार बार पलटी मारने के आरोपों का सामना कर रहे नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब मैं वहीं वापस आ गया हूं जहां पहले था और अब कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ इसी तरह की बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कही। उन्होंने कहा है कि जेडीयू का स्वाभाविक गठबंधन एनडीए ही है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद कहा कि अभी खेल शुरू हुआ है, खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, आप लिख के ले लीजिए। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वो शपथ ग्रहण कर लें, लेकिन ये सरकार कितने दिन चलेगी ये कोई नहीं जानता। बीजेपी को हमारी शुभकामना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने आवास पर बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर जेडीयू के सभी सांसद जुटेंगे। संसद बजट सत्र से पहले जेडीयू की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। सीएम आवास पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद जुटेंगे। इस बड़ी बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। रविवार को सुबह पटना के अखबारों में पहले पन्ने पर विज्ञापन छपा, जिसमें पिछले 1.5 साल में महागठबंधन की सरकार द्वारा 4 लाख से अधिक नौकरियों के लिए डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस विज्ञापन के माध्यम से राजद नीतीश कुमार की छवि के ऊपर पिछली सरकार के कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहीं बार बार पाला बदलने की वजह से नीतीश कुमार की छवि पर असर पड़ा है और राजद अपनी ओर से कोई हड़बड़ी वाला कदम नहीं उठाना चाहती। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों का यह भी मानना है कि तेजस्वी यादव उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब विश्वास मत पर बहस होगी। उधर कोई भी अंतिम निर्णय लेने के लिए लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि अभी कई चीजें मोड़ ले सकती हैं। राजद के करीबी सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने पार्टी विधायकों से कुछ दिन तक पटना में बने रहने के लिए और अपना फोन बंद ना करने को कहा है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के फैसले के बाद उपजी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लालू सक्रिय हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति क्या करवट लेती है। ईडी ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परेशानी बढ़ा दी है। लालू यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने पटना दफ्तर में बुलाया है। वहीं लालू प्रसाद यादव जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पटना में ईडी के समक्ष पेश हो गए हैं। उनकी बेटी मीसा भारती को ईडी ने समन किया और वो पटना स्थित ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। समन पर बात करते हुए मीसा भारती ने मीडिया से कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि लालू जी को उनके परिवार को समन भेजना है तो भेज देते हैं। अब तो बस हमारे ही परिवार की बात नहीं है, देश में जो भी विपक्ष में हैं और उनके साथ आ नहीं रहे हैं उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। जमीन घोटाले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए सोमवार की सुबह उनके दिल्ली आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंच गए। इससे उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जाने लगी है। हेमंत सोरेन शनिवार की रात रांची से अचानक दिल्ली रवाना हुए थे। वो पिछले 2 दिन से दिल्ली में ही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी से नया समन मिलने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अचानक दिल्ली पहुंचने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन कानूनी सलाह के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में भी सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि नीतीश को भूलने की बीमारी हो गई है। संजय राउत ने कहा कि पिछले 1-2 साल में नीतीश कुमार की बीमारी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कल शायद जब वो दवा वगैरह खा लेंगे तो उन्हें लगेगा कि अरे मैं बीजेपी में आ गया हूँ, तब वो वापस इंडिया में आ जाएंगे। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है देश के लिए, राजनीति और लोकतंत्र के लिए भी। संजय राउत ने कहा ये बीमारी सिर्फ नीतीश बाबू को नहीं हुई है बल्कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हो गई है। यही 2 प्रमुख नेता हैं जो बार बार कहते थे कि नीतीश को अब वो पार्टी के साथ नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को पश्चिम बंगाल से बिहार पहुंच रही है। राहुल की यात्रा 3 दिनों में बिहार के 4 जिलों को कवर करने की उम्मीद है, जिसमें सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया शामिल हैं। ये आरजेडी का प्रभाव वाला इलाका है। प्रदेश कांग्रेस ने बिहार आगमन पर राहुल के लिए बड़ी तैयारी की हुई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस 2024 नहीं 2029 की तैयारी कर रही है।
एक तरफ देश 2024 की महाभारत के लिए सज रहा है और दूसरी तरफ पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम 2024 के बाद सोचेंगे कि हम 2024 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2024 की तैयारी कर रहे होते तो जो हो रहा है वो नहीं होता। ज्ञानवापी मामले में हिंदू महिला याचिकाकर्ता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। इसमें मस्जिद में सील किए गए 10 तहखानों को खोलने की मांग की जाएगी। इनके बंद होने से एएसआई द्वारा उनके सर्वे में बाधा पैदा हो रही है। इनके वकील विष्णु शंकर जैन का तर्क है कि माना जाता है कि इन तहखानों में मौजूद इमारत से पहले के हिंदू मंदिर के महत्वपूर्ण सबूत हैं। बता दें, पिछले हफ्ते वाराणसी अदालत के आदेश पर दोनों पक्षों को सौंपी गई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कुछ इसी तरह के दावे किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 7 दिन में भारत में CAA यानी नागरिक संशोधन कानून लागू हो जाएगा। रविवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह दावा किया। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और आने वाले 7 दिनों में देश में CAA लागू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि सभी राज्यों में 1 हफ्ते के अंदर CAA लागू किया जाएगा। कर्नाटक के मांडा जिले में 108 फीट ऊंचे पोल पर लगाए गए हनुमान ध्वज को प्रशासन की ओर से हटाए जाने के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। रविवार को जब हनुमान ध्वज को हटाया जा रहा था तो आसपास के कुछ गांव वालों के साथ बीजेपी और बजरंग दल के समर्थकों ने इसका विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की। प्रशासन ने इसकी जगह राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। वहीं भाजपा और जनता दल सेकुलर ने सोमवार को विरोध रैली का आह्वान किया है। इसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के 117 मदरसों में आगामी सत्र से छात्रों को रामायण भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों में श्री राम के किरदार की जानकारी छात्रों को दी जाएगी। मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उस फैसले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसमें उसने इजरायल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ जनसंहार रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। उसने ये माना है कि दक्षिण अफ्रीका के इस आरोप में दम है कि इजरायल गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जनसंहारात्मक कार्रवाई कर रहा है और आगे भी इसका खतरा है कि वो इसे जारी रखेगा। दक्षिणी दुनिया समेत कई देशों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इजरायल को गजा और पश्चिमी तट में अपनी कार्रवाई रोकने को कहा है। बता दें, पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका ने इस अदालत में इजरायल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो इजरायल को अपना हमला रोकने को कहे। रविवार को 69वें फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड का ऐलान किया गया। गुजरात में आयोजित इस अवार्ड समारोह में आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उन्हें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म में उनके अभिनय के लिए दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म में उनके अभिनय के लिए मिला। साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला और फिल्म के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।